Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स का ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 मास्टर डिग्री के सेकंड सेमेस्टर में अभी जो सब्जेक्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिटिंग 1 और उसमें यूनिट नंबर 2 के आज दो छोटे छोटे चैप्टर्स हम देखने वाले हैं। उसमें दो चैप्टर प्योर थ्योरी के हैं और दो चैप्टर प्रैक्टिकल है, जिसमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एंड फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी है। पर उसके अलावा एक चैप्टर जिसका नाम है प्रिपरेशन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इसके अलावा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके भी आपका पूरा चैप्टर है। तो ये दोनों चैप्टर का आज हम कंटेंट ये वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए, तो उसमें से पहला जो चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका सफर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लिमिटेड छोटे छोटे क्वेश्चन ये वाले चैप्टर में से यूनिवर्सिटी ने पूछे, जिसमें से सबसे पहला और इजीएस्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्रीम डिविडेंड। तो इंक्रीम डिविडेंड क्या है ये हम ऑडिटिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वक्त उसको आपको समझाना होता है। तो क्या है, अ डिविडेंड पेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग or that is paid on shares before the time of declaring the final dividend। यानी फाइनल डिविडेंड देने से पहले या फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए उससे पहले दो जनरल मीटिंग से बीच में जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीम डिविडेंड। यानी पूरे 12 महीने के बाद नहीं दे रहे हो, 6 महीने जैसे बिजनेस के पास हो गए आप उसका डिविडेंड पे कर रहे होंगे, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीम डिविडेंड। नेक्स्ट उसमें हम कुछ और भी उसके साथ बाइफरगेट कर सकते हैं, जिसमें से पहला है डिविडेंड आफ्टर 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर और द मीडिएट पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज इंक्रीम डिविडेंड। जो 6 महीने में दिया जाता है, जो बिटवीन ईयर आपको प्रोवाइड किया जाता है, वही है इंक्रीम डिविडेंड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस वो हमें बता रहा है this type of dividend is declared by management of the basis of first 6 month profit। यानी कि जो मैनेजमेंट है वो 6 मंथ के फर्स्ट 6 मंथ के बेस के प्रॉफिट के ऊपर आपको ये डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। तो कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उनको अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो वो इंक्रीम डिविडेंड दे सकती है। चलिए, तो छोटा सा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है गिव अ डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट ऑफ अ पॉलिसी कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर अंडर द रिवाइज शेड्यूल 6 एज नोट्स फॉर फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि आपको कुछ कंपनी जो एक्ट है 2013 उसके मुताबिक बैलेंस शीट में जो चीजें दिखाई जाती है वो चीजों के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कशन करना है। जिसमें से पहला डिस्कशन हम करेंगे वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो क्या क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो सबसे पहला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट shall be the classified as the trade in investment and in another investment of and the future or further classifications as the investment in। यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट, उसको नीचे की तरह नीचे के जो पार्ट्स है उसमें क्लासिफाइड किया गया है। उसमें आता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आता है, प्रेफरेंस शेयर में आता है। पर ये ध्यान रखिएगा कि इक्विटी प्रेफरेंस शेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जो ट्रस्ट सिक्योरिटीज है वो मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। फिर डिवेंचर में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हो तो मोर देन 1 ईयर का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर लॉन्ग टर्म है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर 1 ईयर से कम पीरियड के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। चलिए, नॉन करंट जो इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़े से हेडिंग्स हम और जोड़ देते हैं, जिसमें से नंबर जी पार्टनरशिप फॉर्म। अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्ट किया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, एंड अदर कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो तो वो उसमें आ जाएगा। तो पहले हेडिंग में छोटे छोटे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट दिए थे, अब हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सेकेंड हेडिंग देखते हैं। इन रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म
नेम ऑफ द फॉर्म, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में आपने पैसे डाले हुए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हो और लिखा है नेम ऑफ फॉर्म विदाउट नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड टोटल कैपिटल एंड शेयर ऑफ ईच पार्टनर, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म का नाम हो या ना हो, पार्टनरशिप ने अपने फॉर्म का नाम ना दिया हो, पर फिर भी अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है तो वो आपके लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। नंबर 3 नेक्स्ट होगा, वो होगा इन्वेस्टमेंट कैरिड एट अनदर देन कॉस्ट। अगर कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट प्राइस के अलावा टू बी सेपरेटली स्टेटेड स्पेसिफाइड ऑन द बेसिस फॉर वैल्यूएशन एंड thereof, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपने किया हो और जिसका आपने कॉस्ट प्राइस के अलावा सेपरेटली नोट डाउन किया हो, तो वो भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 उसमें देख लेते हैं, The following shall also be disclosed, नीचे की चीजें भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डिस्क्लोज की जाएगी, जिसमें से आ रहा है the agreement amount of quoted investment at market and thereof, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कोटेड की है तो वो आएगा। नेक्स्ट उसके जैसा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कोटेड नहीं किया है तो वो भी आएगा। नेक्स्ट है एग्रीगेट प्रोविजन फॉर डिमिशन ऑफ वैल्यू इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट अगर आपने डिमिशन वैल्यू से की है तो वो भी उसमें कंसिडर किया जाएगा। चलिए, अच्छी तरीके से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब हम जाते हैं कि हमारे करंट इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएंगे। जो लॉन्ग टर्म थे वो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिए इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब जो शॉर्ट टर्म है उसमें नेक्स्ट जो आएगा वो है, फर्स्टली लिखा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है तो वो आएगा। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर वो भी आएगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्टी सिक्योरिटी वो भी आएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर और बॉन्ड वो भी आएगा। एंड नंबर 5 इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एंड नंबर 6 इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप फॉर्म। देखो ये सारे हेडिंग ऑलरेडी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हम पढ़ चुके हैं, पर ये हेडिंग फिर से करंट इन्वेस्टमेंट में क्यों आए? जनरली ये करंट इन्वेस्टमेंट ही होता है अगर शॉर्टर पीरियड के लिए आपने इन्वेस्ट किया हो, लेस देन 1 ईयर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो तो वो करंट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। पर यही जगहों पे अगर मोर देन 1 ईयर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो बन जाता है लॉन्ग टर्म, यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो 1 ईयर से कम हो तो करंट, अगर 1 ईयर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो तो वो बन जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। चलो, फाइनल अकाउंट्स के कुछ जो हेडिंग्स है उसको जो शॉर्ट नोट में वो लोग पूछते हैं यूनिवर्सिटी में, उसको स्टडी में आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। बहुत ही इजी हेडिंग है ये और काफी सारी लिस्ट आउट उसमें हमें दिया गया है जो कि हमारे लिए करंट लायबिलिटी होगा। इट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कोई लॉन्ग टर्म डेट मेच्योर हो रहा हो तो उसका आपको पेमेंट करना है, करंट लायबिलिटी है। करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, अगर लीज आपने कोई प्रॉपर्टी लिया है तो वो जो लीज का करंटली मैच्योरिटी हो रहा है उसका आपको पेमेंट करना है, तो वो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट अक्रूड हुआ पर ड्यू नहीं हुआ तो वो भी करंट लायबिलिटी आएगा। इंटरेस्ट अक्रूड होगा ऑन बोरोइंग वो भी करंट लायबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट उसमें लिस्ट आउट में आप जोड़ दीजिए नंबर ई, जो कि होगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम आपको एडवांस में रिसीव्ड हो गई है उसको आपको लौटाना पड़ेगा तो वो आपके लिए करंट लायबिलिटी है। अनपेड डिविडेंड अब पेड करना पड़ेगा, लायबिलिटी है। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन, कोई अनपेड डिपॉजिट में जो आप मैच्योर हो रही है उसका आपको पेमेंट करना है, इंटरेस्ट उस पर अराइज हुआ है वो भी इसमें करंट लायबिलिटी में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट होगा अनपेड मैच्योर डिपॉजिट ऑन डिबेंचर एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन, यानी कि कोई डिबेंचर या कोई डिपॉजिट अगेन जो मैच्योर हो रहा है उसका आपको पेमेंट करना है और इंटरेस्ट उस पर जो अक्रूड हो रहा है वो भी आपको पेमेंट करना है एज अ कंपनी। एंड लास्ट है कोई अदर पेएबल हो स्पेसिफाइड नेचर का तो वो भी करंट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा लिस्ट आउट हुआ करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट उसी के जैसा हम शॉर्ट हेडिंग देख लेते हैं जो कि है करंट असेट। अब करंट असेट में मेनली 4 या 5 ही हेडिंग्स होते हैं, जिसमें से आपको पहला दिख रहा होगा इन्वेंटरी लाइक रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिशिंग गुड्स, ये तीनों हमारे लिए करंट असेट है। लाइक क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड ट्रेड रिसीवेबल जिसमें आप डेटर एंड बिल्स पेएबल डाल सकते हो। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसमें कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस जैसी चीजें आप कंसिडर कर सकते हो।
नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन्स या एडवांसेस आपने लिए हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, तो वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, राइट। अगर बोरो करो तो असेट है, अगर उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करो तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो ये हमारा छोटा सा लिस्ट करंट लायबिलिटी एंड करंट असेट का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। चलो, तो अब चैप्टर का भले नाम प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, पर यूनिट 2 में फाइनेंशियल अकाउंट में से यही जो हेडिंग था उसी में से कुछ एमसीक्यू आपको यूनिवर्सिटी पूछती है। तो पहले उसको हम कवर अप कर लेते हैं, जिसमें से पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजर्व। नीचे में से कौन सा रिजर्व नहीं है? पहला है जनरल रिजर्व, दूसरा है कैपिटल रिजर्व, ये है। तीसरा है बैड डेट रिजर्व, ये रिजर्व नहीं होगा, सिंकिंग फंड। तो ये जो तीसरा भले रिजर्व वर्ड हो, पर बैड डेट रिजर्व कभी रिजर्व नहीं कहलाता। नेक्स्ट वन है जो कि नंबर 2 कह सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी कंट्रोल कंटीजेंट लायबिलिटी। नीचे में से कौन सा कंटीजेंट लायबिलिटी है? ए क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजमेंट एज अ डेट, जो कंपनी ने एक्नॉलेजमेंट नहीं किया। दूसरा है गारंटी, सी ऑप्शन है अदर मनी फॉर विच कंपनी इज कंटीजेंटली लायबल। नीचे में से जो कंटीजेंट लायबिलिटी होता है, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो ऑल ऑफ दी अबव है वो तीनों के तीनों हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो ये तीनों के तीनों कंसिडर होती है एज अ कंसिडर कंटीजेंट लायबिलिटी। थर्ड एमसीक्यू में हम जाते हैं, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नीचे में से कौन सा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है? जिसमें आ जाता है प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड, बी ऑप्शन आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सी आ जाता है प्रपोज्ड प्रेफरेंशियल डिविडेंड, एंड डी आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें ऑप्शन डी अगेन रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये तीनों के तीनों कंसिडर किए जाते हैं। चलिए, लास्ट के कुछ इसमें और भी एमसीक्यू है, बहुत ही कम एमसीक्यू पूछे यूनिवर्सिटी ने, पर फिर भी हमें वो कर लेते हैं ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। Number 4, any money transferred to the unpaid dividend account remain unpaid and unclaimed for the period of 7 years from the date of such transfer shall be transferred by the company to, यानी कि अनपेड डिविडेंड अमाउंट है, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है, जो 7 इयर्स डेट ऑफ ट्रांसफर था आपने नहीं पे किया, वो कंपनी कहाँ शो करेगी? ए सेंट्रल गवर्नमेंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कस्टमर प्रोटेक्शन फंड में, या सी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, या डी नन ऑफ दी अबव। आंसर आएगा सी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में उसको डिपॉजिट करेंगे। नेक्स्ट वन, नंबर 5 लिखा है दी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉन करंट लायबिलिटी। नीचे में से कौन सा नॉन करंट लायबिलिटी है? आज ही हमने देखा लॉन्ग टर्म डेट वो नॉन करंट होता है, बी क्रेडिटर वो तो करंट है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू वो भी करंट है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन वो भी करंट है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग टर्म डेट। तो बच्चों, जो यूनिट नंबर 2 है उसमें ये जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका मैंने थ्योरी लिया। फाइनल अकाउंट जो कि प्योर प्रैक्टिकल है, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स आपको बनाने होते हैं, उसके हमने सम्स वगैरह पीपीटी में कवर अप नहीं किए, उसके सिर्फ एमसीक्यू यहाँ पे मैंने साथ में ले लिए हैं। अब आपको पता है कि आज के लेक्चर में ये जो यूनिट नंबर 2 है उसका मैंने मोस्टली वर्क मैंने कंप्लीट कर दिया है, पर यूनिट नंबर 2 में टोटल 4 चैप्टर है। फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजरियल रेम्युनरेशन दोनों प्रैक्टिकल है, उसके अलावा जो हमने अभी देखा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके जैसा ही यही सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ये पूरे यूनिट को कह सकते हो, जिसमें दो थ्योरी है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन सिर्फ इसके भी है जो यूनिवर्सिटी पूछती है, तो उसको भी आज ही के लेक्चर में साथ में कंसिडर कर लेंगे। तो अब हम देखने जाएंगे ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों, थोड़ा सा ही काम है, इसमें भी 10 या 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, तो आधे घंटे का पूरा एक लेक्चर आप आराम से देख लो, और यूनिट नंबर 2 का पूरा थ्योरी आप इसमें अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए, तो सबसे पहले सबसे इजी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो 2015 में उन्होंने पूछा था, और बाकी जो क्वेश्चन है वो 2018-19 में आए थे। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट।
आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट क्यों करना चाहिए, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो, उसका ऑडिट क्यों जरूरी है। तो इसमें यहाँ पे पैराग्राफ के हिसाब से दिया है, आप चाहो तो इसके पॉइंट्स भी बना सकते हो। फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है, every joint company must audit their financial statement because this information is used by a wide range of stakeholders। यानी कि काफी सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स है जो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स है, जिसमें फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स है, मेकिंग देयर इकोनॉमिकल डिसीजन। इन्वेस्टर यानी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, जिनको आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, पर इन्वेस्टमेंट कैसे करें या इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, उसका जो इकोनॉमिकल डिसीजन है आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद ही वो लोग वो ये डिसीजन लेते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स का ऑडिटिंग इस वजह से जरूरी है ताकि ये जो इन्वेस्टर है उनका ट्रस्ट बढ़े, उनका बिलीव बढ़े कि आपकी कंपनी सही जो प्रॉफिट कर रही है, जो दिखा रही है वो सही प्रॉफिट है, मतलब कोई जानबूझ के ज्यादा प्रॉफिट दिखाया नहीं है। तो ये एक रीजन हुआ। सेकेंड पैराग्राफ में हम उसको और डिटेल वाइज लिखेंगे। आप चाहो तो ये जो पॉइंट मैंने बोले वो आप समझा भी सकते हो, यूजर के नाम भी लिख सकते हो। सेकेंड पैराग्राफ, company produce the financial statement that provides the information about their financial position and financial performance। बैलेंस शीट आपको दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन, जबकि परफॉर्मेंस यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट कौन दिखाता है, पीएनएल एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाता है। सेकेंड लाइन, this information is used by the wide range of stakeholders like government, creditor, investors in making that decision making process। गवर्नमेंट भी भाई चेक करती है कि कंपनी का जो टैक्स हो रहा है क्या कंपनी वो प्रॉपर टैक्स भर रही है, टैक्स का प्रोविजन ठीक से कर रही है। क्रेडिटर जो होता है उन्होंने आपकी कंपनी को क्रेडिट दिया होता है तो उनके पैसे वापस मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, ये सारी चीजें के लिए वो क्रेडिटर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है। इन्वेस्टर जो होते हैं यानी कि हम कह सकते हैं फ्यूचर इन्वेस्टर्स, वो भी आपके कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद अपना जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो टेकिंग करेंगे। नेक्स्ट वन जो नंबर 3 है उसको देख लेते हैं, जो कि होगा नॉर्मली दोज हु ओन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स आर नॉट टेकिंग द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डे टू डे मैनेजमेंट। जो शेयर होल्डर होते हैं भाई वो कंपनी में डे टू डे मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पर वो लोग ये चेक कर सकते हैं कि क्या कंपनी जो अपने ऑपरेशन एक्टिविटी जो कैरिड आउट कर रही है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, क्या वो ठीक तरीके से कर रहे हैं, क्या ओनर कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हैं ना। तो उसके लिए अगर अकाउंट ऑडिटेड हो तो ही वो इंश्योरेंस मिलता है। सो लास्ट लाइन आप देख सकते हो, therefore the owner of the company want to ensure about the financial statement present by the board of director। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए वो सही है या गलत, इसका थप्पा ऑडिटर लगाएगा। ऑडिटर बताएगा कि जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं वो सही है या गलत। तो आपको उस रीजन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट वगैरह करवाना जरूरी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट क्यों होगा, क्योंकि काफी सारे उसके यूजर्स हैं। सेकंड डेटा कि सभी को उसकी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तीसरा जो उसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो मैनेजमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया नहीं वो जानने के लिए, ताकि फ्यूचर में वो आगे ये कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, वो सारे डिसीजंस वो इसके बेसिस पे ले सकते हैं। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन में आराम से अपने हिसाब से और बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट शॉर्टली इसको समझाया है। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। चलिए ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सेकेंड क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। नंबर 2 लिखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम। जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम होता है उसको कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है। इंटरनल ऑडिट सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक पर्सन का वर्क दूसरा पर्सन चेक करे, यानी चेकिंग करेंगे इंटर डिपार्टमेंटल, कोई एक डिपार्टमेंट का वर्क दूसरा डिपार्टमेंट वगैरह चेक करेगा ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो पता चल सके। और बेटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसका होता है ऑडिटिंग का, वो होता है बैंक का। बैंक अपना काम एकदम अच्छी तरीके से करती है क्योंकि उसमें ज्यादातर मिस्टेक नहीं होती। तो हमें ये कई लोगों को पता ही नहीं होता कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्या है या इंटरनल चेक सिस्टम क्या है, तो ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। चलिए उसको डिटेल वाइज जान लेते हैं।
उस जिसमें से आपको पहला लाइन दिख रहा होगा, देयर द ऑडिटर हैज टू इवैल्यूएट वेदर द इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज comparated with the size of the bulk of the business transactions, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, कंपनी जो ट्रांजेक्शन वगैरह करती है, क्या उसके हिसाब से उनका इंटरनल सिस्टम सही है या गलत है। अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हो और एम्प्लॉय प्रॉपर ना हो या उसका चेक सिस्टम प्रॉपर ना हो तो ऑडिटर का काम बढ़ जाता है। सेकेंड सेंटेंस, ऑडिटर हैज टू कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट सिस्टम, यानी ऑडिटर को नीचे के पॉइंट कंसिडर करने चाहिए जब वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम करने जाता है तब। तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट सिस्टम अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। चलिए तो वो हम पॉइंट देख लेते हैं जिससे हम इंटरनल ऑडिट सिस्टम को यूज कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का साइज क्या है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर बहुत लेंथी डिपार्टमेंट है, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उसमें इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सेकंड, आर द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज आर सफिशिएंटली क्वालिफाइड, जो उसके एम्प्लॉय है डिपार्टमेंट में क्या वो क्वालिफाइड है, क्या वो अच्छी तरीके से पढ़े लिखे हैं, तो इंटरनल चेक सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई ट्रेंड एम्प्लॉय है या न्यूली एम्प्लॉयड है जो इंटरनल चेक सिस्टम में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी मिस्टेक वहां पे ज्यादा अराइज हुई होगी। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। नेक्स्ट उसमें हम पॉइंट देख सकते हैं नंबर 3, व्हाट इज द लेवल ऑफ रिपोर्टिंग, यानी लेवल ऑफ रिपोर्टिंग क्या है। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे को रिपोर्टिंग करता है या जो डिपार्टमेंट है वो सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करता है। तो इस दोनों में से सही कौन सा होगा। अगर डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करेंगे ना तो वो सही रहेगा, क्योंकि उसमें अगर मिस्टेक हो तो दिख जाती है। पर जब डिपार्टमेंट सीधा मैनेजमेंट को सबमिट करवाता है तो मैनेजमेंट के पास हर एक डिपार्टमेंट का रिपोर्ट आएगा और वो उतना मिस्टेक चेक नहीं कर पाएंगे। तो इंटर डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग लेवल होना चाहिए, तो वो अच्छा इंटरनल ऑडिट सिस्टम कहलाएगा। थर्ड पॉइंट जो उसमें हमें कंसिडर करना चाहिए वो है व्हाट इज अराइजेस आर कवर्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर, यानी कि इंटरनल ऑडिटर को क्या क्या चीजें एरियाज वगैरह कवर करने चाहिए। तो उसको अगर ज्यादा चीजें चेक करनी है तो उसका काम वहां पे बढ़ जाने वाला है। नंबर नेक्स्ट 5, व्हाट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर सबमिटेड बाय द इंटरनल ऑडिटर, यानी कि इंटरनल ऑडिटर ने किस तरीके के रिपोर्ट सबमिट किए उसके ऊपर से इंटरनल ऑडिट सिस्टम का हमें पता चल सकता है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट है, क्लीन रिपोर्ट है, किस तरीके के रिपोर्ट उसमें सबमिट किए हुए हैं। नेक्स्ट नंबर 6 उसमें आप जोड़ सकते हो, वो है दी व्हाट दी फॉलो अप प्रोसीजर एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स वर्क, यानी कि इंटरनल ऑडिटर ने अपना फॉलो अप कैसे किया है, कैसी प्रोसीजर अपनाई है, कैसे इफेक्टिव अपना काम किया है। अगर वो हम देख ले तो भी हमें पता चल सकता है कि इंटरनल ऑडिटर सिस्टम कैसा रहा है। तो इंटरनल ऑडिटर सिस्टम के लिए आपको ये सारे पॉइंट कंसिडर करने चाहिए। उसमें एक और पॉइंट जोड़ दो, नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस इज गिवन टू एन इंटरनल ऑडिटर, यानी कि इंटरनल ऑडिटर को कैसे तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट दिए जाते हैं, कैसे वो टेक्निकल चीजों को सॉल्व करता है, वो भी उसमें। चलिए तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वन लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी में लास्ट पेपर में पूछा था 2019 में। क्वेश्चन है नंबर 3, एक्सप्लेन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिगार्ड्स टू सब्सिक्वेंट इवेंट। जो सब्सिक्वेंट इवेंट होती है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होती है, ऐसी कोई इवेंट से रिगार्डिंग ऑडिटर का क्या ड्यूटी है। तो इसको पॉइंट वाइज हमें समझाना जरूरी है, तो उसको हम पॉइंट वाइज कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें से पहला पैराग्राफ उसका बेसिक जानकारी दे रहा है। If a company auditor become aware of any matters after issuing auditing report, he has to following the responsibility and duties in the regards, यानी ऑडिटर को अवेयरनेस होती है, उसको पता चलता है कोई ऐसी मैटर से रिगार्डिंग जो ऑडिट रिपोर्ट में उसने बनाने के बाद उसको पता चला, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी ड्यूटी है, वो क्या अराइजेस होगी। तो उसके कुछ हमें पॉइंट्स करना है, जिसमें से पहला पॉइंट हमें वहां पे दिखाई देगा, वो है सब्सिक्वेंट इवेंट। तो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, इवेंट थ्रू द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर द सब्सिक्वेंट इवेंट टेकिंग अ प्लेस अप टू द डेट ऑफ इश्यूज इंश्योरेंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट बनाया तब तक उसने इंश्योरेंस किया कि ऐसी कोई इवेंट अगर अराइज हुई है, इट इज हिज ड्यूटी टू बी इन द नोटिस ऑफ द शेयर होल्डर्स द सिग्निफिकेंट मैटर्स विच वुड बी हैव बीन
कॉज्ड, यानी कि जो भी मैटर्स अराइज हुई है उसके रिगार्डिंग उसको एक नोटिस जारी करना चाहिए, शेयर होल्डरों को बताना चाहिए, और रिवीजन ऑफ हिज ऑडिट रिपोर्ट, और उसको अपना ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज भी करना चाहिए। तो कोई ऐसी चीजें हुई है, कोई ऐसी इवेंट हुई है जो ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट बनाने के बाद नोटिस किया, वो मैटर उसको तब पता चला और रिपोर्ट उसने ऑलरेडी सबमिट कर दिया था, तो उसको एक नोटिस जारी करके दोबारा ऐसे इवेंट को नोट डाउन करके नेक्स्ट एक नया रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर बी पॉइंट उसमें आप जोड़ दो, वो है अटेंडिंग द जनरल मीटिंग। ऑडिटर का राइट है कि वो जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है, जो सब्सिक्वेंट इवेंट है उसके बारे में मीटिंग में भी डिस्कशन करना चाहिए, तो रिपोर्ट देने के बाद उसको मीटिंग में भी ये चीज बतानी चाहिए। An auditor is entitled to attend the any general meeting and an opportunity to being the heard of consult him as an auditor। जो उसमें एज ए ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में क्या डिस्कशन करता है, क्या जो ऑडिटर ने रिपोर्ट में दिया था वैसा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डरों को बता रहे हैं या उससे कुछ अलग बोल रहे हैं, तो क्या मीटिंग में कंसर्न है, वो खुद भी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है कि उसने अपने कंपनी में जो ऑडिट किया है उसके रिगार्डिंग उसको जो भी बताना है वो मीटिंग में बता सकता है। और खास करके सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोल रहा है तो इट इज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर ड्यूटी कि वो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डरों को सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में जानकारी दे दे। नंबर सी नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटर्स ड्यूटी। ऑडिटर की ड्यूटीज क्या रहती है, तो जो हमने अभी तक पढ़ा वो ऑडिटर की ड्यूटी है। लिखा है इट इज अ ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग और विद द व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी ऑडिटर का राइट है कि वो जनरल मीटिंग अटेंड करे और शेयर होल्डरों को इन्फॉर्म करे। Any important matter which can be to his knowledge and which would be have been affected the auditor's reporting। अगर ऑडिटर रिपोर्टिंग में कोई चीजें उसके नॉलेज में आती है, उसको साइन करने के बाद इश्यू करने के बाद उसको पता चलता है और जो इफेक्टिव होती है शेयर होल्डरों के लिए, तो ऐसी चीजों की जानकारी ऑडिटर को देना बहुत ही जरूरी है। तो बाद में पता चले पर फिर भी शेयर होल्डरों को बताना जरूरी है अपने ऑर्डर को रिवाइज करके। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आप जोड़ सकते हो गेट द एविडेंस। उसकी जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुई है उसके रिगार्डिंग अगर उसको प्रूफ चाहिए तो वो ऐसा एक अपना सब्सिक्वेंट इवेंट्स के एविडेंस को कलेक्ट कर सकता है। If such subsequent event is happened, then auditor duty that he should collect the document evidence regarding that event। जो भी इवेंट हुई है उसके रिगार्डिंग वो छानबीन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है और फिर वो अपना डिसीजन दे सकता है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट में ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ऐसी मैटर या इंपॉर्टेंट चीजें अराइज हुई है जो अपने रिपोर्ट बनाने के बाद पता चलता है तो ऑडिटर को वो बताना चाहिए, रिवाइज अपना रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लिमिटेड पॉइंट के साथ आपको ये समझाना रहता है। तो बच्चों इसी के साथ यूनिट नंबर 2 के फिर से बता रहा हूँ दो छोटे थ्योरी टॉपिक्स है, दो चैप्टर कह सकते हो पर लिमिटेड क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है। दो नाम के प्रेजेंटेशन ऑफ एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो चैप्टर थे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, यूनिट नंबर 2 का पूरा थ्योरी कंटेंट आ गया है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.